नमस्कार। डीडी न्यूज़ राजस्थान के खास पॉडकास्ट शो बियॉन्ड द हेडलाइंस में एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं महेश दाधिच और दोस्तों, आज हमारे साथ एक खास शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने अपने सफ़र की शुरुआत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में एक स्वयंसेवक के तौर पर की, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राजस्थान प्रमुख हैं, राज्यसभा सांसद हैं। हम स्वागत करते हैं मदन राठौड़ साहब का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पॉडकास्ट में। राठौड़ साहब ने अपनी मेहनत, समर्पण और अनुशासन से पार्टी को तो नई ऊंचाइयां दी ही, राजस्थान की राजनीति में भी एक गहरी छाप छोड़ी। सर, आपके सफ़र की शुरुआत को अगर हम जानें तो किस तरह से 1970 के उस दशक में आप देखते हैं जब आपका वैचारिक जीवन शुरू हो रहा था विचार परिवार के साथ में, आरएसएस के साथ में आपकी शुरुआत किस तरह रही? यूँ तो मैं 1962 से आरएसएस शाखाओं में जाया करता था। बचपन से ही इधर मैंने पढ़ना शुरू किया और उन्हीं दिनों में शाखा में बाल स्वयंसेवक के रूप में मैं जाया करता था। सोजत सिटी में, पाली जिले, राजस्थान के पाली जिले में एक सोजत है, वहाँ से मैंने शुरुआत की। तो तब से नियमितता बनी रही है। प्रशिक्षण भी किए, पहले आईटीसी किया, फिर ओटीसी किया। ओटीसी के बाद में फिर प्रचारक भी बना, लगभग 7.5 वर्ष तक प्रचारक भी रहा। फिर उसके बाद बचपन में ही शादी हो गई थी, इसलिए वापस लौटना पड़ा, गृहस्थ जीवन में आना पड़ा और फिर राजनीति में आ गए। आरएसएस प्रचारक मतलब समाज सेवा के तौर पर हम जानते हैं, लेकिन यही अगर हम बात करते हैं राजनीति में प्रवेश की, तो आपको क्यों लगता है राजनीति में आना क्यों जरूरी था आपके लिए? नहीं, जब मैं प्रचारक जीवन से लौट करके आया तो उसके बाद मैं बिजनेस में आया, क्योंकि परिवार की जवाबदारियां थी जिन्हें मुझे निभाना था। माता पिता भी थे, फिर बचपन में शादी हो गई थी, इसलिए वो भी निभाना था, तो बिजनेस करने लगा। लेकिन चूंकि हमारे संपर्क वो थे और मन के भाव ये थे कि एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और इसके लिए राजनीति में भी इससे लगभग निकटता जिस राजनीतिक दल से थी उनके प्रति लगाव था। फिर हमारा सर्किल वही था जो हमसे प्रेम रखते थे या जिनसे हम मिला करते थे, मेल जोल जिनसे था, तो इसके कारण से फिर वो कोई जवाबदारी देते वो काम करते गए। मैंने बनवासी कल्याण परिषद में भी काम किया व्यापारी रहते हुए। ऐसे ही फिर राजनीति में भी कुछ काम करते जाते थे, चुनावों में भी काम करते थे। फिर जवाबदारियां मिलती गई, कभी कोषाध्यक्ष बनाया, फिर जिलाध्यक्ष बना दिया, 4 बार मैं जिलाध्यक्ष रह लिया पाली का। फिर कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन बन गया, कोऑपरेटिव के चुनाव लड़े, बैंक का चेयरमैन भी रहा। फिर टिकट दे दिया तो चुनाव लड़ लिया, एमएलए बन गए। वर्ष 2023 जब विधानसभा के चुनाव थे और आप नामांकन दाखिल करने पहुंच गए थे, वो किसका फ़ोन था जिसकी वजह से राठौड़ साहब ने नामांकन का पर्चा वापस ले लिया और उस विधानसभा चुनाव में आप वापस हो गए? यूँ देखिए, मैं 2003 में एमएलए बना पहली बार। 8 में मुझे नहीं लड़ाया, मैंने पार्टी का काम किया। 13 में मुझे फिर से उसी विधानसभा से लड़ा दिया, मैं हाईएस्ट वोटों से जीत के आया। 18 में फिर नहीं लड़ाया। उसके बाद 23 में मुझे कहा गया कि आपको लड़ना है। मैंने कहा अपन तो सिपाही हैं, भले कभी भी भेज दो। फिर बाद में जब नहीं दिया तो एक बार हुआ कि ऐसा क्या है, क्यों, क्या, किस कारण से बार बार कभी देते हैं, कभी नहीं देते हैं, फिर देते हैं और जीतते हैं, दूसरी बार देते हैं, फिर जीतते हैं। तो फिर थोड़ा सा मन में आक्रोश तो था, लेकिन फिर
नेतृत्व ने जो निर्देश दिया हमने उसकी पालना करी, पूर्ण रूप से अनुशासन में रहे। उसी का परिणाम है कि फिर राज्यसभा में भेज दिया, फिर प्रदेश अध्यक्ष भी बना दिया। आखिर वो फोन कॉल किसका था जिसकी वजह से आपने नामांकन वापस लिया? नेतृत्व का। नेतृत्व मायने? नेतृत्व का मतलब नेतृत्व ही होता है हमारे यहाँ तो। प्रदेश अध्यक्ष बने अब काफ़ी समय हो गया है सर, लेकिन एक इंतज़ार ये चल रहा है कि आपकी टीम का ऐलान कब तक होगा? नहीं, ऐसा नहीं है, हमारा काम चल रहा है। देखिए, नीचे स्थानीय इकाइयाँ बन गई, मंडल बन गए, मंडल की कार्य समिति बन गई, जिले बन गए, जिले की कार्य समितियाँ बन रही है, फिर प्रदेश की, और प्रदेश की टीम का निर्णय तो ऊपर वाले करेंगे, राष्ट्रीय नेतृत्व करता है उसकी, लेकिन हमारा काम चल रहा है। देखिए, 7 उपचुनाव हुए विधानसभा के, 7 में से 5 हमने जीते, 1 कांग्रेस जीती और 1 अन्य दल जीता। ऐसे ही अभी पंचायत समिति, जिला परिषद, म्यूनिसिपैलिटी के 36 चुनाव हुए राजस्थान भर में, अलग अलग क्षेत्रों में, तो उसमें से 29 हमने जीते, 4 कांग्रेस ने जीते, बाकी निर्दलीयों ने जीते। ऐसे ही प्रधान के, उप प्रधान के और म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन के चुनाव हुए, वो सब हमने जीते, एक भी कांग्रेस नहीं जीती। तो ये हम लगातार चुनाव जीत रहे हैं। फिर राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो जो काम दिया, चाहे ऑपरेशन सिंदूर के बाद तिरंगा यात्रा हो, सिंदूर यात्रा हो, अहिल्याबाई होलकर जी के 300वीं जन्म जयंती हो, या पार्टी की स्थापना से लेकर सारे कार्यक्रम हमने शानदार तरीके से किए। कल देखिए ना, हमने योगा का जो कार्यक्रम किया, 1 करोड़ से अधिक लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ, मतलब पार्टी ने पूरा सहयोग किया सरकार का। तो बढ़िया, हमारा सब कार्यक्रम बहुत अच्छे हो रहे हैं, सब में सफल है। अब कभी कुछ पुराने लोगों से काम ले लेते हैं, कहीं नए लोगों को भी जोड़ना होता है, पुरानों को भी हम छोड़ेंगे नहीं, कहीं ना कहीं किसी न किसी काम में उनको लगाना ही है। ऐसा नहीं है कि आमूल चूल चेंज कर देंगे, ऐसा नहीं है। कुछ पुराने भी काम में आएंगे, कुछ नए भी जुड़ेंगे, और पुराने जो नहीं जुड़ पाएंगे उनको हम कहीं ना कहीं काम में निश्चित रूप से लेंगे। किसी के मन में ये नहीं लगे कि मैं काम करना चाहता हूँ और मुझे काम नहीं है, ऐसी स्थिति नहीं होने देंगे। इसी तरह एक इंतजार राजस्थान की सत्ता में भी है। मंत्रिमंडल विस्तार की काफ़ी चर्चाएं हैं, आप कब तक देखते हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार कब तक हो पाएगा? देखिए, मंत्रिमंडल ये हमारे मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार विवेकाधीन कोटा है। वो जिनको ठीक समझे उनको ले, वो हमसे राय पूछेंगे तो हम राय दे देंगे, अदरवाइज वो जो ठीक समझे वो करेंगे, हमारा हस्तक्षेप नहीं है। परफॉर्मेंस मुख्यमंत्री जी खुद देख रहे हैं, नेतृत्व भी देख रहा है। जहाँ हमारी कहीं कोई बात कहने की स्थिति होगी तो हम कहेंगे, बाकी हम ज़्यादा इसमें रुचि नहीं है। हमारा काम है संगठन को मजबूत करना, संगठन को सुदृढ़ करना। ये 5 बार बीजेपी, 5 बार कांग्रेस, ये नहीं। अब स्थायी बीजेपी, लगातार बीजेपी जीतती रहे, हम ये स्थिति पैदा करेंगे। जो बेहतरीन परफॉर्मर हैं उनको परफॉर्मेंस के आधार पर क्या प्रमोशन भी मिलेगा, और क्या कुछ लोगों को सत्ता से संगठन में भी लाया जाएगा? देखिए, हम कोशिश ये करते हैं, एक बार तो जवाबदारी देते हैं, फिर उसकी रुचि जिस दिशा में हो उस दिशा में उस कार्यकर्ता का उपयोग करना लाभप्रद होता है। यानी विद्यार्थियों में भी समझो कि कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो उसको डॉक्टर की पढ़ाई का कहोगे तो वो पढ़ नहीं पाएगा ढंग से। जिसका शल्य क्रिया में दिलचस्पी है और उसको हम फौजी बनाना चाहेंगे या और किसी दिशा में भेजना चाहेंगे तो मन से काम। इसलिए हम कार्यकर्ता की रुचि देख करके जो संगठन में प्रभावी भूमिका निभा सकता है उनको संगठन में लेंगे, जो अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है, अच्छी योजनाएं बना सकता है,
क्रियान्विति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल में स्थान देंगे। वो करते हैं, मुख्यमंत्री जी खुद करते हैं, कभी पूछते हैं तो हम सलाह दे देते हैं। पार्टी के सीनियर नेताओं की बात करें सर, किस तरह से देखते हैं, कब तक उन्हें मौका मिल पाएगा? मैं आपसे निवेदन करूं कि जो कार्यकर्ता जिस निमित्त उपयोगी है वहां उनका उपयोग निश्चित रूप से पार्टी करना चाहेगी। अच्छा, अधिक लोग मंत्री बनना चाहते हैं तो सबको तो वहाँ निर्धारित सीमा है, निर्धारित संख्या है, लेकिन कोई ना कोई काम ऐसा उनको देंगे कि जिससे वो अपनी प्रतिभा का लाभ संगठन को भी दे सके, देश को भी दे सके, प्रदेश को भी मिल सके, ऐसा हम प्रयास करेंगे। बीजेपी के गलियारों में एक चर्चा आमतौर पर सुनने को मिलती रही कि पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे जी आपके कार्यक्रमों में नजर आती रही हैं, उनकी उपस्थिति बनी रहती है। लेकिन यही अगर हम बात करते हैं पहले के जो अध्यक्ष यहाँ रहे, वो भले ही सतीश पूनिया जी की बात करें, हम अगर सीपी जोशी जी की बात करें, ऐसा नहीं देखने को मिला। ये मुझ पर उनका प्रेम, स्नेह, विश्वास ये कहते हैं। मैं ये नहीं मानता कि पहले नहीं रहा होगा, लेकिन मुझे तो ठीक लगता है। मुझे लगता है कि मैं सब वरिष्ठ जन जो भी है उनका आशीर्वाद प्राप्त करूं और पार्टी में उनकी उपयोगिता है तो उनका संगठन को लाभ मिले, पार्टी को लाभ मिले, मैं ये पूरा प्रयास करता हूं। दूसरा, हम पूर्वाग्रही नहीं है, पहले से कोई मानस बना के नहीं जाते। कोई विषय होता है जिस पर मैं कोई बात कहूँ और सामने वाला मुझे यदि समझा दे तो मैं समझने को तैयार हूँ। और ये होना चाहिए कि सामने वाला कोई मानस बना के बैठा है और मैं जाके कोई बात समझाऊँ, उनके समझ में आ जाए तो वो स्वीकार कर ले। ये हमारा जो तालमेल होता है ना, वो ये ऐसा ही है। पूर्वाग्रह नहीं रखते और किसी विषय पर हमें यदि असहमति हो भी जाती है तो दूसरे विषय पर हम जीरो से शुरू करते हैं। ऐसा नहीं कि उसमें इन्होंने मेरी बात काटी इसलिए मैं अब इसमें कैसे मानूं, ऐसा नहीं है। हम वापस जीरो से शुरू करते हैं। सत्ता और संगठन में समन्वय की कोशिशें आपकी किस तरह होती हैं? देखिए, कार्यकर्ता की अपेक्षाएं होगी और सत्ता पक्ष यदि हमारा है तो ज़्यादा होती है। सत्ता में रहने पर कार्यकर्ता कहता है मेरा ये भी हो जाना चाहिए, वो भी हो जाना चाहिए, सभी हो जाना चाहिए। हम प्रयास करते हैं यथासंभव उनका सम्मान बना रहे। फिर उनको भी हम ये सिखाते हैं कि पहले खुद अपने विवेक से ये निर्णय करो कि ये काम होने योग्य है या नहीं है। कई बार खुद को फैसला करना पड़ता है कि ये मैं कहूँ तो होगा या कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। पहले तो हम ये सोचते हैं, मैं भी यही सोचता हूँ कि ये काम कहने लायक है कि नहीं। ये लगता है तो ही कहूँगा, तो उसका परिणाम ये है कि रिजल्ट अच्छा आता है, 100% आता है। कोई आसमान से तारे तोड़ के लाके देने की बात करे तो संभव नहीं है, लेकिन जो संभव है वो काम होते हैं। हम उसमें से चुनाव करते हैं। सर, विपक्ष की भी बात कर लेते हैं। सचिन पायलट साहब और अशोक गहलोत जी की फिर से नज़दीकियां बढ़ने लगी हैं, एक फ्रेम में नजर आने लगे हैं, एकजुटता का संदेश दिया जाने लगा है। गहलोत साहब जब मुख्यमंत्री बने थे तो दोनों की एकजुटता थी, एक थे, साथ में थे। फिर कुछ दिन बाद में इनमें इतनी दूरियां आई कि एक दूसरे को नकारा, निकम्मा, पता नहीं क्या क्या शब्द प्रयोग करके और कह दिया। फिर होटलों में कैंपिंग तक उन्होंने किया। फिर ये अभी बेमेल गठजोड़ जो हो रहा है, नीतिगत दोनों अलग अलग सोच रखने वाले लोग फिर से एक हो रहे हैं। वो एक तो उनके मन में महत्वाकांक्षा है, सत्ता की भूख है, और दूसरा कुछ समय के लिए एक होने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक हो नहीं सकेंगे वो, क्योंकि वो घाव जिंदा है, जो शब्द जिंदा। मैं एक निवेदन करूं, शब्द जो बोल दिया किसी के लिए वो उसके मन में बार बार घूमता रहेगा कि इन्होंने मुझे निकम्मा कहा था, इन्होंने मुझे नकारा कहा था, कांधा घोटने की बात कही थी,
तो वो बार बार उनके मन में आता रहेगा, वो कभी एक नहीं हो सकते। शब्द कहते हैं कि शब्द अच्छा बोलते, जीवित रहता है। विरोध करो, हाँ शब्द जीवित रहता है, विरोध करो, प्रबल विरोध करो, लेकिन शब्द चयन जो होना चाहिए ना, वो आदर्श होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। देखिए विरोध तो होता ही है, और हम कौन से सर्व 100% एक मत के होते हैं। कहीं ना कहीं किसी विषय पर होता भी है, लेकिन आदरपूर्वक कि भाई साहब थोड़ा इसमें सुधार करो, ये ठीक नहीं है। पायलट साहब और गहलोत जी अगर नज़दीक आते हैं तो आपको लगता है पार्टी के लिए चैलेंज बढ़ेगा? नहीं नहीं, वो चैलेंज पहले भी एकजुट थे, फिर लड़े, फिर अभी एकजुट आ गए। चैलेंज क्या, एकजुट ही थे ना, हमने सब चुनाव जीते हैं। और ये हमारे लिए चैलेंज की बात नहीं, हम तो खुद ही चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत हो। लोकतंत्र की सफलता उसी में है कि विपक्ष भी चाहिए, लेकिन वो हो नहीं पाएंगे क्योंकि उनका कोई एजेंडा नहीं है, उनकी कोई सोच नहीं है, उनकी कोई दृष्टिकोण नहीं है। आज उनका नेतृत्व छिन्न भिन्न है। कांग्रेस पूरी तरह चरमरा गई है। यदि राष्ट्रभक्ति की बात करें तो कांग्रेस अराष्ट्रीय गतिविधियों में लिप्त पाई जाती है। अच्छी बात नहीं है, ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। सेना पर प्रश्न करना ये अच्छी बात नहीं है। हमारे दो देशों के बीच में जब संघर्ष की स्थिति बने है, उस समय नेतृत्व का जो विरोध करता है उसमें कहीं ना कहीं राष्ट्रभक्ति का अभाव है। प्रदेश में दो आंदोलनकारियों की बात कर लेते हैं सर, हनुमान बेनीवाल जी के आंदोलन और किरोड़ी लाल जी के आंदोलन। किरोड़ी लाल जी तो सत्ता में रहते हुए भी आंदोलन कर लेते हैं। नहीं नहीं, देखिए किरोड़ी लाल जी ने संघर्ष किया है पहले, लेकिन अब वो बिल्कुल सत्ता के साथ हैं और परिधि में रह कर के काम कर रहे हैं। कहीं हमको ऐसा नहीं लगा कि वो कोई गलत आचरण कर रहे हैं, ठीक काम कर रहे हैं। उनको कोई आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं है, वो सत्ता में हैं। उनको तो व्यवस्था सुधारने का काम करना होता है, व्यवस्था सुधारने में लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। जहाँ तक हनुमान जी की आप बात करते हो तो उनकी तो पार्टी ही कुछ न कुछ आंदोलन करना, कुछ न कुछ हंगामा करना, कुछ न कुछ भावनाएं भड़काना, लोगों को उकसाना, इसी से उनकी पार्टी खड़ी हुई है। सकारात्मक सोच उनके पास में नहीं है। उनको भी सकारात्मक सोच लेनी चाहिए। वो भी उकसाने का काम, जैसे पानी सबको चाहिए, खेतों में पानी चाहिए, अब है कि नहीं, लेकिन भावनाएं उकसाना कि पानी सबको मिल रहे, सबको मिले तो लोग तो कहेंगे ना हमको पानी चाहिए, तो साथ जुड़ेंगे। अब पानी चाहिए, अब देने की स्थिति है कि नहीं ये नहीं देखते वो। देखिए उनको वही मांग करनी चाहिए जो हो सकती है और हो नहीं रही है, जो संभव है और सरकार कर नहीं रही है तो करे। अब असंभव सी, जैसे बिजली फ्री कर दो, वो मांग कर रहे हैं। पहले नहीं, मैं सब मांगों की बात नहीं करता, पहले उनको ये देखना चाहिए कि ये हो सकता है और नहीं हो रहा है तो मांग करे। अब जो हो ही नहीं सकता उसके लिए लोगों को उकसाना, एक आंदोलन का, देखो जनता तो चाहेगी ना हमको मिले, और जो मिल ही नहीं सकता फिर भी मिले, ये मांग करोगे तो क्या होगा? लोग तो आ जाएंगे, साथ जुड़ जाएंगे, लेकिन वो बिखर भी जाएंगे। आ जाएंगे लेकिन देखेंगे इससे मिल कुछ नहीं रहा है, फालतू डंडे खा लिए, फालतू धरना दे दिया, भूख हड़ताल कर दी, बैठे रह गए, समय बर्बाद कर दिया, पैसे की बर्बादी हो गई, कुछ अप्रिय प्रिय कुछ भी हो गया और मिला कुछ नहीं, तो लौट के चले जाएंगे। वो नहीं रहेंगे इनके साथ। वो इसी में खुश है कि कुछ नहीं हुआ हो, कुछ नहीं हो, मैं तो सदन पहुंच गया। ये है उनके मन के भाव। लोग भले ही लड़ते रहे, करते रहे, कुछ भी रहे, साथ दे नहीं दे, जाए लौट जाए, एक बार तो साथ में खड़े हो गए, जिता के भेज दिया, और बाकी भले ही वो रोते रहे, उनको कुछ मिले कि नहीं मिले, लेकिन मैं तो सदन में पहुंच गया वहां जाकर के और भारत माता की जय बोल दी, ठीक है हो गया काम। ये वो सोचते हैं, ये ठीक नहीं है। उनको थोड़ा इसमें परिवर्तन करना चाहिए। उनको वही भावनाएं उकसाने चाहिए जो मिल सकती है, जिससे जनता का भला हो सकता है। केवल उनकी भावनाओं को भड़का करके और उनकी भावनाओं की सीढ़ियों पर चढ़ करके खुद ऊंचे पहुंच जाए, उनकी भावनाओं को, जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचती।
पार्टी में सामने आने वाले अनुशासनहीनता के मामलों की अगर बात करें, किस तरह से आपका सख्त रवैया रहता है? देखिए, हमारे यहाँ पर अनुशासन को प्राथमिकता मिली है। अनुशासन तो जरूरी है, राष्ट्रभक्ति जरूरी है, नेशन फर्स्ट की भावना जरूरी है, राष्ट्रीय चरित्र ये प्राथमिकता है। तो अनुशासन के मामले में तो जीरो टॉलरेंस है। भ्रष्टाचार के मामले में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे कोई भी हो, किसी भी प्रकार का हो, हमारा व्यक्ति क्यों नहीं हो, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कितना हम कर पा रहे हैं इसमें भी हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल बर्दाश्त कतई नहीं करेंगे, जीरो टॉलरेंस पे आएंगे। प्रदेश में भजनलाल जी की सरकार को 1.5 वर्ष का समय हो गया है। किस तरह से देखते हैं आप राजस्थान में किस तरह प्रदेश सरकार काम कर रही है, और ख़ासतौर पर जहां आप संगठन को संभालते हैं तो कार्यकर्ताओं के काम के लिहाज से कितने संतुष्ट आप हैं? 100%। देखिए, मैं ट्रांसफ़र की बात नहीं करता, ट्रांसफ़र पॉलिटिक्स में घुसना भी नहीं है। ट्रांसफ़र तो व्यक्ति यहाँ रहेगा, दूसरी जगह जाएगा, तब भी वो उसका आचरण में परिवर्तन नहीं आएगा, इसलिए मैं ट्रांसफ़र की बात नहीं करता। लेकिन भजनलाल जी ने विकास किया। भजनलाल जी ने आते ही पानी के मामले में ERCP का जो काम किया वो बेमिसाल काम था, जो वसुंधरा जी के समय में तैयार हुआ था, और गहलोत साहब 5 साल तक बैठे रहे, कोई केंद्र के साथ बैठे भी नहीं, चर्चा भी नहीं की उन्होंने। भजनलाल जी ने आते ही ERCP का काम किया, हरियाणा से पानी लाने का काम किया, राइजिंग राजस्थान का काम किया, नौकरियां देने का काम किया, किसान सम्मान निधि में 3,000 रुपया राजस्थान की तरफ से जोड़ के, 6,000 केंद्र सरकार दे रही है तो 3,000 अपनी तरफ से जोड़ करके देने का काम किया। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो किसान की जो उपज है, आय है, उपज को बढ़ाने के लिए उसमें उन्होंने योजनाएं बनाई। यही नहीं, सड़कों का सुदृढ़ीकरण करने का काम किया, ड्रेनेज, बांध, इनके मजबूती का काम किया। अभी वंदे गंगा का काम वो कर रहे हैं। इसी प्रकार से उन्होंने बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्होंने सोलर पैनल्स पर सब्सिडी देने का काम किया। राजस्थान में सोलर पैनल्स लग रहे हैं उसमें, और उन्होंने बहुत मेहनत की, और अब राजस्थान बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बन रहा है। इस दिशा में उन्होंने काम किया। तो जब राजस्थान में ये सारे विकास होंगे, पर्यटन को विकसित करने के लिए अभी वो जैसलमेर गए, सभी स्थानों पर जाकर के, और वो इस प्रकार का प्रयास किया, तो काम तो बहुत अच्छे कर रहे हैं। राजस्थान में संपन्नता बढ़ेगी, किसान को भी पानी मिलना चाहिए, इस दिशा में अभी WRCP की दिशा में वो काम कर रहे हैं। हमारे जवाई पुनर्भरण को सुदृढ़ करने के निमित्त वो काम कर रहे हैं। हमारे पंजाब से जो पानी हमको कितना मिलना चाहिए उस दिशा में वो काम कर रहे हैं। तो यानी पानी मिल जाए, बिजली मिल जाए, रोजगार मिल जाए, हमारा कच्चा माल यहाँ उपयोग में आए, यहाँ उद्योग पनपे, औद्योगिक विकास यहाँ हो जाए, लोगों को काम मिल जाए, तो फिर कहाँ तकलीफ है। राजस्थान आगे बढ़ेगा, मजबूत होगा, राजस्थान समृद्ध बनेगा। यही काम भजनलाल जी कर रहे हैं। तो मैं तो सोचता हूँ कि भजनलाल जी को तो मतलब 100% नंबर देने चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान पर काफ़ी मेहरबान हैं। राजस्थान में सड़क की बात हो, या फिर ऊर्जा की बात हो, या फिर उद्योग और पर्यटन जैसे कई ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पर प्रधानमंत्री का काफ़ी सपोर्ट मिलता रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री जी की सोच जो है ना, वो सर्वांगीण विकास की है। वो पूरे देश में विकास करना चाहते हैं। वो तो आप कल्पना करें, बंगाल को भी दे रहे हैं, ममता जी को दे रहे हैं, वो उपयोग नहीं कर पा रही है, तमिलनाडु को दे रहे हैं, वो उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ये सब उपयोग में ले रहे हैं, तो इन सबको दे रहे हैं। मुझे लगता है कि मेरे को बहुत दे रहे हैं राजस्थान में, हरियाणा वाले को लगता है कि मेरे को बहुत दे रहे हैं, मध्य प्रदेश वाले को लगता है कि मेरे को बहुत दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश वाले को लगता है कि मेरे को बहुत दे रहे हैं। दे सबको रहे हैं, लेकिन जो उपयोग नहीं कर रहा है, अब पैसा दे रहे हैं, उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो नेक्स्ट कैसे आएगी? नहीं आएगी। छिटाकसी कर रहे हो, काम को सम्मान नहीं दे रहे हो, तो क्या होगा? नहीं होगा। यही कारण है
कि प्रधानमंत्री जी तो देखिए, वो जब प्रधानमंत्री जी बने थे ना, तो सबसे पहले उन्होंने चुनौती दी थी कि मुकाबला करो, आइए हमसे मुकाबला करिए। किस में? विकास में। विकास में मुकाबला करो, आओ ना, कंपटीशन करो मेरे से, विकास में करो। और आज वो दुनिया को शांति का पाठ दे रहे हैं कि दुनिया में देखिए, युद्ध कोई समाधान नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव लेकर के, वसुधैव कुटुंबकम का भाव लेकर के दुनिया में जाओगे तो सब साथ रह करके विकास में भागीदार बनोगे। तो ये तो अच्छी बात है ना, उनकी सोच बहुत अच्छी है, बहुत आदर्श है। उपचुनाव और निकाय चुनाव की बात कर लें सर, बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिला, लेकिन अब पार्टी को किस रणनीतिक दिशा के साथ आगे बढ़ा रहे हैं ताकि राजनीतिक मजबूती राजस्थान में, प्रदेश में बीजेपी को मिल पाए? राजस्थान में अब बीजेपी का भविष्य उज्जवल है। लगातार भारतीय जनता पार्टी की सत्ता रहेगी, क्योंकि हमने जो योजनाएं बनाई है, हमने आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी के निर्देशानुसार अंत्योदय योजना बनाई, एकात्म मानववाद की सोच दी। वो सोच कभी मर नहीं सकती। वो सोच हमेशा आम नागरिक को झकझोर के रख देगी कि हमारा हित कौन कर रहा है, हमारे साथ कौन जुड़ा हुआ है, उसको समझ बढ़ेगी। जैसे जैसे जागृति बढ़ेगी तो वो अधिक सेवा कौन करता है उसको आशीर्वाद देगी जनता। कंपटीशन भी इसमें करे, मैं भी सेवा करूं, मेरा विरोधी भी करे, मैं उससे ज़्यादा करूं, तो ज़्यादा सेवा करने वाले को जनता आशीर्वाद देगी। अब जातिवाद का जमाना गया, अब वो क्षेत्रवाद, भाषावाद, कुछ भी वाद नहीं चलेगा, एक चलेगा विकासवाद। राष्ट्रवाद और विकासवाद, ये दो चीज़ है, इसको आप लेके चलो। और जनता जागरूक हो गई है, अब नई पीढ़ी समझदार है, सब समझती है कि मेरा काम कौन कर रहा है या कौन झूठे वादे कर रहा है, कौन भ्रम पैदा कर रहा है और कौन सत्य पे चल रहा है। ये तो जनता सब निर्णय करती है। अब वो सोच समझ के ही फैसला करेगी। आपका सर बाल विवाह रहा है, किस तरह से आप देखते हैं कि बाल विवाह जीवन पर काफ़ी प्रभाव डालता है? आप भी इस दौर से गुजरे हैं, किस तरह से इस बाल विवाह की वजह से आपको जो चुनौतियां झेलनी पड़ी, उसके बारे में अगर हम आपसे बात करें? ये बात सही है। मेरा बाल विवाह हुआ था, जिसका कोई बहुत ज़्यादा मुझे याद भी नहीं है। बहुत छोटा था तो हो गया था। नहीं होना चाहिए, लेकिन अब उस समय हुआ करता था। आज नहीं कर रहे लोग, आज नहीं कर रहे। अलग अलग सोच है इसमें भी। कुछ बातें ऐसी है जिसमें मैं थोड़ा भिन्न विचार रख सकता हूँ, लेकिन वो विषय यहाँ बताने का तो है नहीं। लेकिन बाल विवाह के कारण से कई दिशाएं बदल जाती हैं। कोई किधर जाना चाहता है, लेकिन पीछे जिम्मेदारियों का बोझ होता है। पार्टी से लेकर प्रदेश के हर एक मुद्दे पर आपने बेबाकी से राय रखी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे पॉडकास्ट के लिए समय निकाला। कई सारगर्भित बातें आपने कही, न सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बल्कि प्रदेश की जनता के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होगी। और आपने जिस तरह से कहा कि प्रदेश की जो सरकार है वो नित नए नवाचार कर रही है और राजस्थान के विकास की दिशा में आगे बढ़ रही है। हम भी उम्मीद करेंगे कि इसी तरह ये सिलसिला चलता रहे, आप भी पार्टी को मजबूत कर सकें और कार्यकर्ताओं में एक सकारात्मक संदेश आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से जा सके। आज आप हमारे इस पॉडकास्ट में आए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज हमारे इस पॉडकास्ट में बस इतना ही। अगले शो में फिर नए मेहमान के साथ होगी मुलाकात। अब हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए आप देखते रहें डीडी राजस्थान।